नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कड़वी कॉफ़ी हिंदी में लंबी बातचीतों के सिलसिले हैं, जिसमें हम एक तसल्ली बख्श तरीके से बात करना चाहते हैं उन विषयों पे जो हमारे लिए इस समय के ज़रूरी भी हैं और जिनका संदर्भ प्रसंग सब जानते हैं। तो आज हम लोग चुनाव के बारे में बात करेंगे, जो जनादेश 4 जून को जो मिला और उसके बाद उसका अर्थात क्या है। और आज हम लोग कड़वी कॉफ़ी की टीम ही आपस में बात कर रही है। तो इसमें मेरे साथ अपूर्वानंद हैं और पंकज कुमार। तो और हम लोग ज़्यादातर बातचीत इस बारे में करेंगे कि क्योंकि बहुत सारी बात आप सब लोग सुनते रहे हैं कि कौन पहले क्या कह रहा था, उसका क्या, और अब वो कौन सच्चा साबित हुआ, कौन झूठा साबित हुआ और ये सब। पर हम लोग शायद बात करना चाहेंगे कि आगे के लिए इसका क्या मतलब है, इसका भारत के लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है, हमारे संविधान के लिए क्या मतलब है, भारत के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, और क्या हमारे जो राजनीतिक दल हैं और जो राजनीतिक नेतृत्व है, क्या वो उनकी आकांक्षाओं को उस तरह से अभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो मैं शुरू करूंगा अपूर्व से कि आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे जनादेश को और ये कैसे प्ले आउट कर रहा है। सबसे पहले तो वही बात जो लगभग सारे लोग कर रहे हैं। आज मैं अपने विभाग में था और छात्र छात्राओं से मुलाकात हो रही थी और सबके चेहरों पर खुशी थी। और मेरे घर में जो काम करने वाली आती हैं उनके चेहरे पर भी खुशी थी। और वे सब कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बोझ कलेजे से उतर गया। तो पहले तो ये जो एक एहसास है जो पूरे देश में है, इस एहसास को हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ और इसका मतलब आगे के लिए क्या है। लेकिन जितने लोग भी मिल रहे हैं वे कह रहे हैं राहत महसूस हो रही है। वे ये नहीं कह रहे हैं कि मुक्ति का एहसास हो रहा है। एक राहत है जिसके आगे सफ़र अभी बाकी है। और यह शायद इसलिए है कि पिछले 5 वर्षों में विशेषकर और पिछले 10 साल में पूरा समाज बंधा हुआ महसूस करता था और इस बंधन से मुक्ति मात्र पिछले 3 महीनों में दिखलाई पड़ी, जब चुनाव के बहाने आप किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। तो एक आज़ादी का अनुभव हुआ, एक निर्भयता का अनुभव हुआ लोगों को। और फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि पहले हम क्यों डर रहे थे। बल्कि चुनाव के बाद भी कई लोगों का यह कहना था कि बहुत सारे लोग जो उनके मन में था वो कहने से डर रहे थे कैमरे के सामने। तो और यह बात भी कुछ लोगों ने लिखी। मैं एक पत्रकार की टिप्पणी पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि हमारा जो ख्याल है कि नागरिक आज़ादी, नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार के मामले सिर्फ पढ़े लिखे लोग, जो शहरी मध्य वर्ग है या ऊपर के लोग हैं, उनके समझ में आते हैं। उनका कहना था इसके ठीक उलट इस बार फील्ड में जाने पर मालूम पड़ा कि लोगों के लिए बहुत अहम है। उन लोगों के लिए जिनको हम अशिक्षित कहते हैं, जिनको निरक्षर कहते हैं और जिनके बारे में हमारा यह विचार है कि उनको सिर्फ अपनी 2 जून की रोटी से मतलब है। लेकिन वे इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि वे जो सोचते हैं वह कह नहीं पा रहे हैं। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो अभी जो चुनाव का नतीजा आया है, इस नतीजे से यह जो राहत मिल रही है, इससे भी इसका एक अर्थ मालूम पड़ सकता है। पर इसके और बहुत सारे मतलब हैं कि एक तरफ से जब हम सारे संस्थानों को देखते हैं और ये जो राहत की जो बात है, ये कितनी दीर्घकालीन होगी या नहीं होगी, इसके बीच में हम सब झूल भी रहे हैं। पर जो संस्थान हैं और शायद जो राहत की बात है वो ये है कि मुझे लगता है कि एक आम आदमी डरता है एक 4-5 जगह जाने से। उसमें एक पुलिस थाना है, एक सरकारी अस्पताल है और अदालत है, अब बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं और फिर राजनेता भी। मैं अपनी तकलीफ़ में इन जो 5 जो मुझे राहत देने के लिए बने हैं, मैं उनके पास जाने से ही अगर सहमता हूँ, डरता हूँ और परेशान हो जाता हूँ कि इनके पास जाएंगे तो ये किस तरह से मैं अपनी शिकायत लेके क्या जाऊँगा और मुझे उसकी भरपाई किस तरह से देनी पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग इस समय इस हिंदुस्तान में अभी भी हैं जो जेल में हैं, जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं और उनके ऊपर किस तरह की
एक तरह की धौंस पट्टियाँ चल रही हैं और जो कि एक तरह से सरकारी है। तो क्या हम ऐसी राहत देखते हैं जहाँ पे एक सरकार का, तंत्र का एक जन विरोधी जो एक तेवर और प्रवृत्ति है, वो अब कहीं बदलती हुई दिखलाई पड़ेगी? पंकज भी इसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़ौरन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि तंत्र बदल जाएगा, क्योंकि यह तंत्र तो पिछले 70 साल 75 साल में बना है। और आपने ठीक ही कहा, जिन जगहों की बात आपने की, अगर हम अपने उपन्यास भी पढ़ें, बाकी जगह भी पढ़ें, तो राज्य से सामना एक साधारण व्यक्ति का किस रूप में होता है? एक सिपाही के रूप में, एक पुलिसमैन के रूप में, पुलिस वुमन के रूप में, और उससे सामना फिर उसका मित्रता का होता है, सहयोगी का होता है, या शत्रुता का होता है, या उसका जो जनप्रतिनिधि है उसको वो चुनता है, लेकिन वो उसके बाद उसका मालिक हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह जो रिश्ता है जन का तंत्र के साथ, क्या ये रिश्ता बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इस चुनाव में ये प्रश्न उठाया गया है, और काफ़ी ताकतवर ढंग से उठाया गया है कि यह रिश्ता बदलना चाहिए। लेकिन बदलेगा, जैसे आपने जेल की बात की, और जेल पर हम लोगों का ध्यान इसलिए गया पिछले 3-4 वर्षों में या 5 वर्षों में कि हमारे बहुत सारे मित्र जेल चले गए। तब हम लोगों का ध्यान जेल पर गया, और वे सारे मित्र जो जेल गए थे, उन्होंने जेल जाकर, वो चाहे सुधा भारद्वाज हों या नताशा नरवाल हों या और लोग हों, उन्होंने जेल जाकर देखा कि जेल में तो हज़ारों हज़ार लोग वर्षों से, हम जिनको कहते हैं अभी उनका मुकदमा जाने कितने साल चलेगा, और वहाँ पड़े हुए हैं। तो एक भीषण अन्याय जो इस देश का है वो जेलों में दिखलाई पड़ता है। यह बात किसी की जमानत हो गई है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता क्योंकि उसको जमानत ही नहीं है, श्योरिटी भी नहीं मिलती। हाँ, तो जमानत नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता चली हैं पिछले 8-10 साल में, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र चले गए, और अदालतों से भी हम लोगों का सामना पिछले 8-10 साल में ही पड़ा। तब हमें समझ में आया कि अदालतें कितनी असंवेदनशील हैं, साधारण लोगों के प्रति कितनी असंवेदनशील हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं जो जनतंत्र के सामने हैं, और अनसुलझे प्रश्न हैं, इन पर विचार नहीं किया गया। हमने मान लिया कि एक प्रक्रियागत जनतंत्र है, चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, संसद चलती है, लेकिन जनतंत्र जनता और तंत्र में तंत्र जनता के लिए है, इस बात को स्थापित करने वाली एक प्रक्रिया है। वह अब तक उस पर बहुत गंभीरता से हम लोगों ने विचार नहीं किया है, यहाँ तक कि राजनीति ने भी विचार नहीं किया है। 4 जून से पहले तक पंकज हम लोग ये जानते भी नहीं थे कि एनडीए मतलब जो है वो लड़ कौन रहा है चुनाव। हर जगह नरेंद्र मोदी का नाम था और चेहरा था। मतलब एक बार मैं कश्मीर गया तो वहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में भी नरेंद्र मोदी का ही पोस्टर लगा हुआ था। तो मतलब इस हद तक जो उनका एक पूरा जो आभा मंडल था वो कहाँ तक फैल गया था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी केंद्र में थे इसकी, और एक तरह से जो नरेंद्र मोदी भाजपा एनडीए, वो एक तरह का जनादेश या रेफरेंडम उन्होंने बदल दिया था इस चुनाव को अपने ऊपर। पर जो 240 सीटें जो आई हैं उनकी, तो ये जनता क्या एक तरह की पहेली पलट के फेंक दी है जनता की तरफ उन्होंने, कि नेताओं की तरफ, कि अब इसको आप कैसे देखते हो, सुलझाओ इसको। क्योंकि ये न तो उन्होंने मोदी को तो खारिज कर दिया, पर उन्होंने लोकतंत्र को एक तरह से खारिज नहीं किया। मतलब उन्होंने एक संदेश दिया जिसको अभी डिकोड किया जा रहा है। क्योंकि हम आज 6 तारीख को ये बात कर रहे हैं, तो अभी एक सिलसिला चल ही रहा है। तो शायद कुछ देर से भी कर रहे हैं, कुछ जल्दी भी कर रहे हैं, जिस भी तरह से हम देखेंगे इस चर्चा को। तो ये जो जनादेश को आप किस तरह से देखेंगे कि ये लोग दरअसल क्या कह रहे हैं इस चुनाव के बारे में, जिसके केंद्र में एक ही व्यक्ति था? नीतीश जी, हम लोग इस बारे में चर्चा करने के लिए बहुत सोच समझ कर बैठे हैं। तो जब भी आपने जो बात कही कि व्यक्ति और पार्टी, तो व्यक्तित्व और पार्टी पे तो अभी हम लोग आगे इस पर
विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर अभी अपूर्वा जी ने अपनी बात में 3 शब्द का इस्तेमाल किया। एक खुशी, दूसरी आज़ादी और तीसरा निर्भयता का। मैं इस तीनों शब्द को इस परिणाम के साथ जोड़कर देखने की कोशिश पहले कर रहा हूँ कि ये जो जनादेश है, तो अगर आप हम लोगों के देश का पिछला कुछ इतिहास उलट कर देखें जहाँ कोलिशन की सरकारें रही हैं, तो इस बार किसी भी पार्टी को और समय से ज़्यादा बहुमत मिली है। उसके बावजूद भी ये खुशी, ये निर्भयता या ये आज़ादी लोग महसूस कर रहे हैं। तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? जो अभी हम लोगों की बातचीत में ही बात निकल के आई लोकतंत्र की, तो मुझे लगता है कि इस परिणाम को अगर हम कुछ शब्दों में बयान करना चाहें, एक शब्द में, कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो प्रभावित हुई या ये साबित करने की कोशिश कर रही है ये परिणाम, तो मुझे लगता है कि एक शब्द ये है कि इस परिणाम से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इस परिणाम से हम कह सकते हैं कि फार्मर्स मैटर्स। इस परिणाम से हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक मैटर्स। इस परिणाम से हम कह सकते हैं कि दलित मैटर्स। इस परिणाम से हम कह सकते हैं कि वोटर्स मैटर्स। तो ये सारी जो ऑफ कोर्स एक सरकार किसी की भी बन रही हो, जैसा अपूर्वा जी ने कहा, किसी की भी बन रही हो, मगर इस जनादेश को पढ़ने का अभी तक तो इतनी बात समझ में आ रही है कि मैंने लोकतंत्र मैटर करता है, वोटर मैटर करता है। ये ज़रूर है कि आपको उस परिणाम से बहुत खुश हो जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी कैसा बदलाव आएगा, किस तरीके का बदलाव आएगा ना, वो तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि सरकारें बनती कैसे हैं और बनने के बाद उनकी प्रक्रिया कैसी बनती है, उनकी नीति और उनकी नीयत पर सवाल तो बाद में उठेंगे। मगर अगर हम अभी तत्कालिक तौर पर अगर हम इस पर परिणाम को अगर हम थोड़े थोड़े शब्दों में अगर बयान करने की कोशिश करें, तो मेरी समझ तो अभी यही तक कहती है। लेकिन जो आप निदेश कह रहे थे कि पूरे 7 हफ्ते, और 7 हफ्ते क्यों कहें, पिछले 2-3 साल से ये इस चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी और उसके केंद्र में सिर्फ एक व्यक्ति था। एक तरह से एक जनादेश मांगा जा रहा था कि आप मुझे सम्राट के रूप में चुन लें। यह कहा जा रहा था कि चुनाव के ज़रिए सम्राट चुना जाएगा, और उसको लगातार बढ़ाया गया, जिसमें यह कहा गया कि परमात्मा ने ही मुझे एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा है। तो एक पवित्र उद्देश्य और परमात्मा के द्वारा भेजा गया दूत, उससे कोई कैसे इनकार कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर आपको वह तस्वीर याद हो जो अब बहुत सारे लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी खड़े हैं हाथ जोड़कर और वे माला की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह तस्वीर हम लोग दिखा भी सकते हैं। माला की प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक बड़ी सी माला लाई जाती है, जैसा आजकल का रिवाज हो गया है, और वह नरेंद्र मोदी के एक तरफ राजनाथ सिंह हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा हैं। राजनाथ सिंह जो वरिष्ठतम नेता भारतीय जनता पार्टी के, और नड्डा जो अध्यक्ष हैं, और वे दोनों उस माला में वो सोचते हैं कि शायद इसमें हम भी घुस जाएं। और वो बहुत ही एक प्रतिनिधि तस्वीर है या वीडियो है। वे दोनों अपनी गर्दन घुसाते हैं और नरेंद्र मोदी स्थिर भाव से कैमरे की तरफ देख रहे हैं, या जनता की तरफ देख रहे हैं, या भविष्य की तरफ देख रहे हैं। उन बगल में कौन है इसके बारे में, इसको लेकर शरीर में एक हरकत भी नहीं पैदा हो रही है। और इसको मैं बहुत सिंबॉलिक मानता हूँ कि आप मानवीय उपस्थिति से आप में कोई स्पंदन नहीं होता, और फिर दोनों को ये संदेश मिल जाता है और दोनों अपनी गर्दन उस माला से निकाल लेते हैं। लेकिन यह व्यक्ति नहीं कहता है कि नहीं नहीं आप भी आ जाइए साथ। तो एक तस्वीर यह, और एक तस्वीर परसों की या कल की, जिसमें 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता और 15 सीट और 17 सीट और 12 सीट के सभी नेता एक ही पंक्ति में खड़े हैं। ये काफ़ी प्रतीकात्मक है कि जनता ने यह बतलाया है कि तुम बहुतों में से एक हो, तुम एकमात्र नहीं हो। और लोकतंत्र जनतंत्र का संदेश यही है कि बहुत हैं, आप उनमें एक हैं, आप एकमात्र नहीं हैं।
और आप सर्वप्रथम नहीं हैं, जैसा कि आप दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ईश्वरीय सत्ता भी नहीं नहीं हैं है, और आप बिल्कुल एक हर जितना जो एक तरह का जो पूरा फूहड़ तरह का प्रचार पिछले हर बार वो एक अलग जिसको बोलते हैं अलग स्तर पर ले जाकर भोपाल वगैरह में बोलते हैं टुच्ची पटकना, तो हर बार जाके एक नई टुच्ची पटक पटक के जो है उन्होंने जो और उसके बारे में फिर पूरा वो एम्पलीफाई होने लगा जो जो बड़े मीडिया के जो चैनल्स प्लेटफॉर्म्स हैं कि मैं महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था से लेकर, पर हम लोग वो बातें शायद बल्कि निधीश जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे सवाल आपसे ये पूछना था कि इस परिणाम में जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से लेके वोटर्स का क्या इम्पोर्टेंस रहा है, इस चुनाव में क्या आपको ये संदेश दिखता है कि इसमें रीजनलिज्म और फेडरलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट इन लोगों ने बदलने की कोशिश की थी या एकदम पीछे छूटा जा रहा था, क्या वो वापस कहीं आता हुआ दिखता है? तो वो जो एक मेरे ख्याल से जो इनको एक छत्रता दिखलाई पड़ रही थी अपनी की, तो वो उसमें ये था कि जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं कि गेटिंग अवे विथ वट एवर, कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उठा के जेल में डाल सकते हैं मुख्यमंत्रियों को, हम प्रेस के साथ कोई बात नहीं करेंगे, हमारी पारदर्शिता की कोई बात ही नहीं है, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है इस जनता के लिए, चाहे वो पीएम केयर का, मतलब आपको हर चीज़ के मामले मिल जाएंगे, हम झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ की पूरी पूरी फहरिस्त है, झूठे दावों की फहरिस्त है। तो जो इस देश का प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो एक संविधान की शपथ खाता है और फिर जब इस तरह से जनता के साथ करता है और फिर वो उसके बाद भी उसको और वो बोलता है कि कर लो जो करना है उसके बाद, तो ये जो अजीब सी प्रवृत्ति है, मतलब और ये सिर्फ भारत में नहीं है, हम कई और देशों में देख सकते हैं, जिसके बारे में फिर से मैं बात भी करूंगा आगे आके। और इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का वापस प्रधानमंत्री बनना जो है वो इसलिए ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि अगर वो कोएलिशन में भी रहते हैं और एक तरह से माइनॉरिटी सरकार भी चलाती है बीजेपी अपने बाकी लोगों के सहयोग के साथ में, तो उसमें और ऐसे कई उदाहरण पहले हैं इतिहास में जहाँ पर इस तरह के नेता आए और उन्होंने न सिर्फ अपने देश का बल्कि दुनिया का सत्यानाश पीटा। और बहुत खतरनाक उदाहरण हमारे सामने हैं, चाहे वो एडोल्फ हिटलर है या अभी हम नेतन्याहू को देख रहे हैं। वो लोग उनके मतलब वो अगर अभी चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पे शायद वो जीत नहीं पाएंगे, उनके खिलाफ इतने प्रदर्शन चल रहे हैं इस समय, पर वो एक उन्होंने पकड़ लिया एक अपना एक, और वो विनाश का बटन होता है, और उस विनाश के बटन से आप और वो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री जो बैठे बटन के रूप में कहते हैं, हाँ जो भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बंदर के हाथ में उस तरह कैसे दे सकते हैं आप, जो है जिसे ये तमीज़ नहीं है कि महात्मा गांधी कौन थे, जिसे ये तमीज़ नहीं है कि वो लॉजिकल है या बायोलॉजिकल है, जिसे ये तमीज़ नहीं है कि वो किस तरह से मंगलसूत्र वो भैंस चुराने की बात कर रहा है चुनाव प्रचार में, मतलब उसको वो उसका मतलब इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी में दिक्कत थी या उसके स्पीच राइटर ऐसे थे, उसका टेलीप्रॉम्प्टर गलत पढ़ रहा था, या हम सब जनता को समझ रहे थे कि ये एकदम ही बिल्कुल जड़मती हो चुकी है और इतने मुग्ध हो चुकी है उनसे कि वो कुछ भी कहेंगे तो सब चलता रहेगा उस तरह से। तो मेरे ख्याल से ये एक पलट के जो एक तमाचा भी है, मतलब वो मुझे पता नहीं उसका करारापन कितना महसूस हो रहा होगा उनको। उस दिन उनको देख के तो लग रहा था कि खासे सदमे में दिखे वो उस दिन जब मंच पे बैठे हुए थे। पर ये कमाल की बात है, और कमाल की बात ये है कि मतलब नरेंद्र मोदी तो एक व्यक्ति है, हम सब व्यक्तियों के तौर पे गलत और इम्परफेक्ट हो सकते हैं, पर एक पार्टी भी तो है जो कि उसी लोकतंत्र संविधान के तहत चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वो कभी कोई वहाँ से कोई चू तक नहीं करता उसके उनके बारे में। तो इसमें जो बात नीतीश की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो इस चुनाव नतीजे से एक बात साफ हुई है वो ये कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में सत्ता में आई थी, तो आपको याद होगा उन्होंने फेडरलिज्म की बात की थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। उसके बाद ये दिखलाई पड़ा कि इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को चलाने वाले जितनी प्रक्रियाएं हैं या संस्थाएं हैं उनको एक एक करके उन्होंने निष्क्रिय कर दिया या ख़त्म कर दिया। जैसे पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी जिसमें राज्य आते थे और राज्यों की बात होती थी, या पहले जो योजना आयोग था उस योजना आयोग का भी काम यह था कि हर राज्य की बात होगी।
लेकिन पहली बार ये होने लगा कि सिर्फ एक केंद्र है और बाकी राज्य जैसे उसके मनसबदारियाँ हैं, उसके अधीन हैं। और यह बात यानी राज्य केंद्र के अधीन है, जबकि भारतीय संविधान में राज्य केंद्र के अधीन नहीं है। केंद्र बात ही नहीं होती, शब्द है संघ, संघीय गणतंत्र, यूनियन गवर्नमेंट की बात है। लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत को कहा कि वह दरअसल संघीय गणराज्य है, तो राहुल गांधी पर हमला होने लगा कि वो ये कैसे कह रहे हैं, यानी भारत क्या एक नहीं है। जबकि राहुल गांधी ध्यान दिला रहे थे कि भारत अनेक राज्यों का, जिनकी स्वायत्तता अपने मामले में है, उन राज्यों का एक संघ है। तो इस बार के चुनाव में यह बात जनादेश कह रहा है कि यह जो संघीय चरित्र है इस देश का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, संघीय चरित्र इस देश का जो है संघी नहीं, संघीय, हाँ संघीय, फेडरल कैरेक्टर, वो फेडरल कैरेक्टर इस देश की पहचान है। और उसी संविधान यही कहता है और जनादेश भी यही कह रहा है कि आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए पहली बार आपने परसों सुना कि यह मोदी की गारंटी नहीं होने जा रही है, यह मोदी का जनादेश नहीं था। पहली बार एनडीए शब्द सुना गया, इतने वर्षों में एनडीए शब्द पहली बार सुना गया। और क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में और क्षेत्रीय पार्टियां भी दिखलाई पड़ी, बढ़ के आई हैं। उनके इसमें भले ही वो सब उनकी तोड़ी हुई पार्टी है, जैसे एकनाथ शिंदे वाली पार्टी हो या और पार्टियां हों, लेकिन वो बराबरी से खड़ी हुई दिखाई पड़ी। तो इस जनादेश ने, यानी विपक्षी दलों ने जो अभी सत्ता में जाने वाले हैं, उनको भी गरिमा प्रदान की है। और इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो नहीं रहते तो उनको ये हैसियत भी नहीं मिलती, उनकी हैसियत नहीं बन पाती। क्योंकि हमें वह भी तस्वीर याद है, और हर तस्वीर एक प्रतीक है, जिसमें कैबिनेट की भी हैसियत नहीं थी। पहली बार राजनाथ सिंह को बराबरी की जगह मिली, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पहली बैठक हुई थी कैबिनेट की, वह मुझको याद है, जिसमें नरेंद्र मोदी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और सामने पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, और डॉक्टर हर्षवर्धन एक बच्चे की तरह खड़े हैं, जैसे मास्टर के सामने बच्चा खड़ा होता है और जवाब दे रहे हैं। कैबिनेट के मंत्री और बाकी मंत्री ऐसे नहीं बैठते हैं प्रधानमंत्री के साथ, वो बराबरी से बैठते हैं। तो यह बराबरी, ये कहना चाहिए कि विपक्ष ने उनको प्रदान की, इसलिए जो सत्ता में जाने वाले हैं उनको विपक्ष का मुखर तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, जो काम वो लोग नहीं कर पाए उस पर वो कम से कम वो आवाज़ें उठाएगी। क्योंकि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर ऐसे लोग होंगे जो थोड़े बहुत भी गैरतमंद होंगे, तो उनके साथ भी बहुत ही बुरा हुआ होगा इन 10 सालों में। बाहर का आदमी तो बोल सकता है पलट के कुछ जो है, पर वो तो शायद उनके पास ये आज़ादी भी नहीं है। और जहाँ जहाँ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत भी हुआ, उन लोगों को एक तरह से हाँ बिल्कुल किनारा किया गया, और उनको न सिर्फ किनारा किया गया, बस उनको भी एक तरह की सजाएँ ही दी गई उनके हिसाब से। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के हश्र के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि इस चुनाव का सकारात्मक असर उसके लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, यानी पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है। हालांकि अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का होना ही भारतीय जनतंत्र के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है, राजनीतिक इकाई है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय संविधान के विरुद्ध है, यानी वह उसको ख़त्म करना चाहता है। और शाखा वृक्ष से बड़ी हो चुकी है। हाँ, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक दल नहीं है, वह नरेंद्र मोदी के अनुचरों का एक प्राइवेट आर्मी की तरह और हर व्यक्ति को वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ है, नरेंद्र मोदी की आवाज़ है, उसको हर किसी को दोहराना है, सब अनुगूंज हैं, उसकी गूंज है। तो इस चुनाव परिणाम से एक संभावना पैदा हुई है। मैं इसको 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले जब यह हो रही थी प्रक्रिया, तो मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी का स्टालिनीकरण हो रहा है। इससे हमारे वामपंथी मित्र बहुत नाराज़ हुए थे, लेकिन जैसे स्टालिन ने आकर लेनिन के सहयोगियों को एक एक करके ख़त्म कर दिया, या तो उनकी हत्या करवा दी, या उनको जेल भेज दिया, या उनको जलावतन करवा दिया, उसी तरह नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नहीं बचा सिवाय नरेंद्र मोदी के, बाकी सब अनुचर बचे। मतलब इस 10 साल में ऐसा कौन सा उदाहरण है कि एक आदमी असहमत होकर रह गया साथ में?
ये तो या उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। हाँ, मतलब वही आपकी एक पुरानी बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ मैं इस माध्यम से, जो उसको आपको एक्सप्लेन और ज़रा सा कर दीजिए कि जैसे अभी आपने कहा कि इस चुनाव नतीजे से भारतीय जनता पार्टी को भी दोबारा से अपने आप को सुव्यवस्थित सुसज्जित करने का मौका दिया इस चुनाव के परिणाम ने। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब जो कार्यकाल है 10 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें जिस तरीके से ये पार्टी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के रूप में उभर के आई, तो हम याद करें कि जो हाँ आपने कई एक बार आपने कुछ अलग तरीके से कमेंट्स भी दिए कि ये इस पार्टी या जनसंघ हो या आरएसएस हो या पहले तो जनसंघ ही था, उसमें लोहिया या जयप्रकाश नारायण जैसे लोग भी उसके साथ हो जाने में उनको कोई बहुत गुरेज नहीं हुआ, जिससे कि आप बहुत सहमत नहीं हैं, मगर या उसके दुष्परिणाम जो आपको दिखते हैं। मगर क्या अगर ये पार्टी जिस रूप में चल रही थी आज जैसी अभी है, तो अगर हम उसके पिछला इतिहास को देखें और अभी को देखें, तो अभी तो स्थिति ये है कि जो उसके साथ हैं वो भी सहमे हुए हैं। और एक वो वक्त था जब जयप्रकाश नारायण या लोहिया जैसे लोग भी इनका साथ ले लेने में या इनके साथ बैठाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब इसको इस रूप में, इस परिणाम के रूप में आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो एक बिल्कुल अलग प्रश्न है और उस पर शायद हमें लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी आखिरकार नीतीश कुमार इनके साथ चले ही गए आज की तारीख में, और सिर्फ आज की तारीख में नहीं, इसके पहले भी। जबकि नीतीश कुमार ने 2010 में क्या कहा था, सवाल ही नहीं उठता है। और 2010 में उन्होंने भोज का न्योता वापस ले लिया था, और वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने वो पोस्टर लगवा दिए थे बिहार में, जिस पोस्टर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के हाथ मिलाते हुए तस्वीर थी, एक दूसरे से हाथ जोड़े हुए, जिस पर नीतीश बहुत नाराज़ हुए थे। और उन्होंने उसके बाद ये कहा था कि वे नरेंद्र मोदी को बिहार नहीं आने देंगे। शर्त उनकी यह थी, भारतीय जनता पार्टी से समझौते के बाद, कि नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार करने नहीं आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, उनकी भी ये शर्त थी कि नरेंद्र मोदी नहीं आ पाएंगे बिहार, और नरेंद्र मोदी नहीं जा पाए बिहार चुनाव प्रचार करने समय तक। लेकिन फिर नीतीश कुमार चले गए उनके साथ जब नरेंद्र मोदी आए, और फिर अब चले गए उनके साथ। तो इसलिए जो जयप्रकाश और लोहिया ने किया वह अब करने में लोग सहमेंगे ऐसा नहीं है। अभी तो 2 महीना पहले की बात है ना, 6 महीना पहले की, चंद्रबाबू नायडू के आप सारे बयान अब लोग सुना रहे हैं, जो अभी कुछ समय पहले की बात। और तो यह एक बिल्कुल अलग प्रसंग है। भारतीय जनता पार्टी में भी 1/4 लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए लोग, हाँ, सब के सब 1/4, तो हर चौथा कैंडिडेट जो है, जो इस समय बीजेपी का है, वो या तो कांग्रेस का है, वो कहीं से जहाँ से भी आए और बाहर से आए, वो जिन घुसपैठियों से देश को चिता रहे थे, वो घुसपैठिए उनके यहाँ 1/4 तो ये जो अंतर्विरोधों की बात तो हम लगातार मेरे ख्याल से कई एपिसोड कर सकते हैं उस पर, और फिर लौटेंगे कि इस पे कि लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है, संविधान के लिए क्या मतलब है, जो एक आम नागरिक है इस देश का, और ख़ास तौर पर अगर वो हाशिए पर खड़ा हुआ है तो उसके लिए उसका क्या मतलब है। जो इस समय मणिपुर में एक व्यक्ति है, जो कश्मीर में है, इस देश का जो मुसलमान है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी एकदम जिसको बोलते हैं कि वो एक तरह से पुश टू द वॉल महसूस कर रहा था, तो वो उनके लिए इस चुनाव का क्या मतलब होना चाहिए? हाँ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहली बात तो ये है कि शायद संसद की गरिमा लौटेगी। संसद अब विचार विमर्श का मंच बनेगा, संसदीय प्रक्रियाएं लौटेंगी। आप हाथ उठाकर और ताली बजवाकर कोई कानून नहीं बना लेंगे। संसद कानून बनाने की जगह है। ये जितने सांसद हैं, पिछले दिनों एक और विकृति आई है, वो विकृति ये है कि सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम कर रहा है कि नहीं। सांसद आप इसलिए नहीं चुनते हैं, सांसद आप चुनते हैं कानून वो कैसा बनाता है, वहाँ उसका महत्व बहुत अधिक है। कानून अब किसी व्यक्ति की मर्ज़ी पर नहीं होगा कि जिसके पास 300 लोग हैं और वो हाथ उठवा दे और कानून बन जाए। जैसे सीए बना, जैसे इन्होंने कृषि कानून बनवा दिए, स्टैंडिंग कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है, वहाँ चर्चा का की एक लंबी प्रक्रिया है। तो संसद एक डेलिबरेटिव मैकेनिज्म के रूप में लौटेगी। हाँ, पंचायत की तरफ फैसला जो कर रही थी, यह हमें
यकीन करना चाहिए। और उसके साथ ही जनतंत्र जिसको कहते हैं, यानी जनतंत्र में लोग अपनी बात लेकर सड़क पर आएंगे। सड़क पर आने पर उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन पर PMLA लगा दिया जाए, ये लगा दिया जाएगा, आंदोलन शुरू होंगे। तो यह सब कुछ होगा जो जनतंत्र को जनतंत्र बनाता है। तो फिर क्या पर ये जो संसदीय प्रक्रियाएं भी जैसे कि हमने देखा कि दोनों सदनों में जो स्पीकर थे या बिल्कुल। मतलब उनमें से एक तो पुराने नेता थे और एक दूसरे तो पुराने लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे, उनकी भूमिका भी हमने देखी। तो ये भी लगता है कि अब जब वो एक नई संसद जब आएगी तो उसमें वो ज़्यादा चेक बैलेंस, ज़्यादा मॉडरेशन के साथ चीज़ें होंगी, बजाय इसके कि कुछ भी चल रहा है जैसा अभी तक होता है। हमें ये बताया गया कि तेलुगु देशम पार्टी स्पीकर का पद मांग रही है, और उसका कारण लोगों ने बताया कि पिछले 5 वर्ष में जो स्पीकर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम किया। जिस प्रकार सांसदों को निकाला गया, जिस प्रकार निलंबित किया गया, प्रक्रियाएं निलंबित की गई, बहस नहीं होने दी गई, हाँ, बात नहीं होने दी गई। तो अब और इसलिए तेलुगु देशम पार्टी ये मांग रही है कि आप स्पीकर जो रहेगा वो कम से कम अंपायर का काम करेगा, वो प्रक्रिया को चलाने की कोशिश करेगा। तेलुगु देशम पार्टी का अपना ये स्पीकर को मांगने का उनका अपना इतिहास भी है। पहले भी उनके बाल योगी उन्हीं के पार्टी हाँ से ठीक है, स्पीकर लेकिन रहे अभी हैं। उसका खास महत्व है, क्योंकि आप स्पीकर के ज़रिए सांसदों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, सांसदों को निकाल देते हैं, पूरी प्रक्रिया पर कब्जा कर लेते हैं, और उसको कहा जाता है नहीं स्पीकर को आप कैसे सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो गरिमा है। तो आप हमेशा स्पीकर से दबे हुए रहते हैं। जैसे राज्यसभा में भी जो धनखड़ साहब हैं, आप धनखड़ साहब को देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री के प्रवक्ता के रूप में वहाँ काम करते हैं। अगर कोई सांसद बोल रहा है तो उसको वो कहने लगते हैं कि आप देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते, आप ये बात नहीं बोल सकते। ये पहली बार हो रहा है, और इस चीज़ को रोकना बहुत आवश्यक है। तो क्या आपकी बात से ये सवाल थोड़ा खड़ा हो सकता है क्या, जिसमें कि अभी जो सांसद चुने गए हैं उसमें से नए या पहली बार आने वालों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है ना? मगर अभी पिछले अगर लोकसभा में देखें तो जब 90 या 92 लोगों को निलंबित कर दिया गया था ना, और तब ये सांसद सड़क पर नहीं आए या उतना बड़ा विरोध नहीं दिखा, तो क्या इस बार अगर ऐसी कोई बात अगर होती है किसी कारण से भी, तो वो एकजुटता दिखाई देगी? विपक्ष को बहुत ताकत मिली है, जनता ने उसको ताकत दी है, और जनता ने उसको कहा है लड़ो। तो आज से 4 साल पहले ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई जान नहीं है, लकवा मार गया है, लेकिन जैसे फिर से रक्त का संचार हुआ है और हरकत आई है, हरारत दिखलाई पड़ी है, और उसका परिणाम हमें दिखलाई पड़ेगा, फिर से संसद में दिखलाई पड़ेगा, बाहर दिखलाई पड़ेगा। इतनी आसानी से आवाज़ें नहीं दबाई जा सकेंगी। और जो मीडिया है, जिस मीडिया का काम था सूचना पहुंचाना, विभिन्न आवाज़ों को जगह देना, अब वो मीडिया भी पिछले 2 दिनों से ही दिखलाई पड़ रहा है कि वह कुछ मजबूर महसूस करने लगा है कि जो कुछ भिन्न आवाज़ है उसको वो सुनने दे, वरना जैसे चीख चिल्लाहट एंकर्स किया करते थे, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो मजबूर हैं क्योंकि इनके पीछे जनता का बल है। और पहले उनको लगता था इनके पीछे जनता का बल नहीं है, इसलिए हम इनके ऊपर चढ़ जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा वे नहीं कर सकते। तो जनादेश का मुझे लगता है कि मतलब ये भी ज़रूरी है कि चाहे वो मीडिया हो, क्योंकि मैं ये देख रहा था पीछे, वो जो कि बहुत दिलचस्प है कि जो ज़्यादातर जो इस बीच लोग जो YouTube में खबरें देख रहे थे, वो ज़्यादातर जो थी वो उनकी बहुत स्थापित जन पक्षधरता थी। जो लोग इंटरनेट पे जो लोग देख रहे थे, YouTube चैनल्स आए हैं, स्टार्टअप्स की तरह जो लोग आए हैं, जबकि मेन स्ट्रीम जो है वो अपनी ही एक उसमें चलता जा रहा है, और जो कि अपना अब रास्ता बदलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके भी बहुत सारे उदाहरण हर जगह दुनिया में देखने को मिलते हैं। पर इस जनादेश का शायद मतलब ये भी है कि इन जगहों पर भी सब चीज़ें सिरे से बदलनी ज़रूरी हैं, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो बड़े मीडिया घराने हैं,
अदालतें हैं, सीबीआई और ईडी का जिस तरह से जहाँ देखो तब इस्तेमाल होने लगता है उस तरह से, और मानवाधिकार अपने आप में एक बड़ा विषय है मेरे ख्याल से। इस पे जिन लोगों पर तलवारें लटकी रहीं, जो लोग उनको उठा के बंद किया गया, तो वो लोग उन्हें पता है कि वो किससे गुजरे हैं। मतलब ये जो एक जर्नलिस्ट जो हाथरस जाता है कवर करने और उसको जमानत मिल भी जाती है, तो केरल से उसकी पत्नी को आना पड़ता है श्योरिटी के लिए, जबकि वो मलयालम बोलने वाली, उसको पता ही नहीं कि कैसे लखनऊ में या कैसे कहाँ पर। ये पूरे उत्तर प्रदेश में उसके जमानती नहीं मिलते हैं। और आखिरकार एक पत्रकार खड़े होते हैं और रूपरेखा वर्मा खड़ी होती हैं, एक वृद्ध प्रोफेसर। या त्रिपुरा रिपोर्ट करने जब दो नौजवान पत्रकार जाती हैं, वो स्वर्णा और दूसरे का नाम देखिए मैं भूल रहा हूँ, और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि वो रिपोर्ट करने जा रही हैं, कवर करने जा रही हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इन सबको बदलना चाहिए। और सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि इस जनादेश से अदालतों को भी थोड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि अदालतें भी ये सोचती हैं कि देश कैसे सोच रहा है, और हम देश जैसे सोच रहा है हमारे फैसले उसके मुताबिक होना चाहिए। तो शायद अदालतों को ताकत मिलेगी, और शायद अब वो न्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो पिछले 10 वर्ष में पूरी तरह से वे सरकार के, जिसे गौतम भाटिया कहते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट बन गया था सर्वोच्च न्यायालय, अब संभवतः उसको थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि नहीं अब इंसाफ किया जाए। इंसाफ भी एक चीज़ है जो की जानी चाहिए और जो हमारा काम है, क्योंकि जनता ने अपना काम किया है। जनता ने जनतंत्र को वापस बहाल कर दिया है। जनतंत्र संतुलन, विविधता, विभिन्नता और एक दूसरे से मतभेद को सभ्य तरीके से एक जगह रखने का नाम है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग सिर्फ ये सोचें कि जनसंघ कैसे भारत में रहता। जनसंघ न सिर्फ जीवित रहा, बल्कि जनसंघ को इज्जत के साथ रखा गया। जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता का कोई तुलना नहीं है किसी भी नेता की लोकप्रियता से, लेकिन नेहरू ने कहा कि किसी को दबाया नहीं जा सकता, किसी को हम दबाएंगे नहीं, किसी को हम बाहर नहीं करेंगे, हर आवाज़ रहेगी, हम उससे बहस करेंगे। अभी कहा जा रहा है नहीं, कोई आवाज़ नहीं रहेगी, तो इस जनादेश ने कहा नहीं, सारी आवाज़ें रहेंगी। मेरे ख्याल से एक मतलब ये भी है कि जो विचार और सवाल पर जो है उस तरह का कर्फ्यू अब नहीं रहेगा, और विमर्श पे पहरे नहीं तो इतने सारे संस्थानों को हेड भी किया है। आपके पास आपके पास कोई ऐसी खबर या आपको लगता है कि ये जो मीडिया हाउसेस हैं ये अपने अंदर की उस छटपटाहट को दूर करने के लिए बदलेंगे, या मजबूरी बस उनको बदलना पड़ेगा क्योंकि जनता की आवाज़ बदल रही है? बड़े मीडिया घरानों के दो बड़े कंपल्शंस हैं। एक तो उनके बिजनेस कंपल्शंस हैं, वो कई जगह अपने उन्होंने हाथ पांव फैला रखे हैं, तो उन्हें वो सब भी देखना होता है साथ। दूसरा है कि पर वो पहले भी था, पर अब जो है वो पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो वो एक तरह की एक ही नक्कार खाने की तूती वो हर जगह बोलती है, एक ही जगह बोलते चले जाते हैं उस तरह से। तो वो उनका राजनीतिक एक तरह से मजबूरी है उनकी, वो सिर्फ व्यावसायिक मजबूरी है, उस तरह से नहीं। और उन्होंने कहीं ये फैसला किया है जिस भी वजह से कि हम जो है कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बाकी दुनिया भर में जहाँ पे बाकी इस तरह के ही केसेस चल रहे हैं, जहाँ पे लोकतंत्र एक तरह की आईसीयू में जा रहा है और वहाँ से उठ के वेंटिलेटर पर चला जाएगा, हम शायद अभी फ़िलहाल एक छोटी सी आपको एक लीज ऑफ लाइफ मिली है, जैसे कि हम कहते हैं कि अभी बाहर आ गया है आईसीयू से, पर वो सचमुच ठीक हो गया है तो वो तो अभी बिल्कुल। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि अपूर्वा जी ने अपने बहुत सारे लेख में और इसमें जगह पर चर्चा की कि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो मजबूरी वश कर रहे हों, ऐसा नहीं है, उनकी वैचारिक सहमति भी उसमें दिखती है न, जिसकी वजह से भी वो एक तरफी बयान या एक तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं। पत्रकारिता फिर वो है नहीं ना, पर वो एक मीडिया का उद्योग है, वो उस उद्योग के एक कलपुर्जे हैं वो पत्रकार। अगर ये बात सच होती तो शायद वो इंटरनेट पे दिखते कि उनके नंबर्स भी दिखाई पड़ते कि वो लोग ऐसा कुछ अच्छे नंबर्स लेके आ रहे हैं, उनको लोग देख रहे हैं। और मैंने ये भी महसूस किया पिछले महीने भर से जब चुनाव का जब पूरा हिसाब चल रहा है कि आपके पास सूचना, जानकारी, समझ बनाने की जगहें कितनी कम हो चली हैं हमारे बीच।
जबकि इतना बड़ा चुनाव हो रहा है इस देश में। हमें कहाँ एक समग्र जाल कर, एक कहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर कोई कामनेस के साथ समझा रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। हम सब उस शोर का हिस्सा हैं या उस शोर को हम एम्पलीफाई करने में लगे हुए हैं, और शोर का जवाब भी बहुत सारे लोग, हम में से ही बहुत सारे लोग हैं जो शोर से देते हैं। वो चाहे वो हमारा RWA के अंकल वाला ग्रुप है या फिर से लेकर बड़े मीडिया हाउसेस तक, वो एक ही तरह का एक सब कुछ चल रहा है। शोर एक तरह की, उसमें एक तरह की हिंसा है उसमें, और हम उसमें सामने वाले को दरअसल मौखिक तौर पर उसको जो है लिंच करने में लगे हुए हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है दरअसल एक मतलब एक तरह का ना, हम एक इसको बोलते हैं कि गेमिफिकेशन हो गया है हमारा जो है। हम एक वीडियो गेम में हैं और जिसमें हम सामने वाले को रोज जाके 5000 लोगों को जो है मारना चाहते हैं। तो वो भी एक प्रवृत्ति इसको लेकर बात करनी चाहिए, जिसमें कि अब हम ये फैक्टर ही नहीं करते कि मणिपुर महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये फैक्टर ही नहीं करते कि किसान जो बैठा हुआ है साल भर से वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसकी बात क्या है। मतलब आप देखिए पूरा, जब लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने पूरा का पूरा साल भर तक उनको किस तरह से सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने उसको किस तरह से किया, जबकि वही बड़े मीडिया हाउसेस जब अन्ना हजारे बैठे हुए तब क्या कर रहे थे। दोनों में जो अंतर, दोनों ही पब्लिक एक तरह के प्रोटेस्ट थे। दोनों में उनका जो अप्रोच था कितना एकदम बिल्कुल उलट था। तो ये भी बड़ा सवाल है कि उसको लेकर हम क्या करें। तो ये परिणाम इतना बड़ा इसलिए भी दिखता है कि परिणाम से एक दिन पहले जो बातें दिखाई जा रही थी या जो बताई जा रही थी, और उसमें कोई एक बदलाव हो, जो एकदम से जो उनकी उम्मीदें थी या जो वो कह रहे थे उसमें एकदम सब कुछ बदल जाए ना, और एक पार्टी अकेले में वो उतनी समर्थता ना हो कि वो सरकार बना सके, तो ये तो एक बड़ा बदलाव तो है। मगर अपूर्वा जी, ये जो बदलाव वो जो आपने कहा, इशारा किया एग्जिट पोल की तरफ, जी उसमें जो दिलचस्प बात है वही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उस वक्त इंटरव्यू दे रहे थे, और मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा, जिस पर किसी ने सोचा नहीं। और वो दोनों ये कह रहे थे कि आप शेयर मार्केट में ये होगा, शेयर खरीदिए। तो कोई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये लोगों को कहे कि आप सट्टा बाज़ार में जाइए और आप ये कीजिए और देखिएगा क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा सट्टा बाज़ार का खेल है। उन्होंने इसको सट्टा बाज़ार, और ठीक ही लोग सवाल कर रहे थे, बल्कि परसों कल कोई टेलीविज़न चैनल कर रहा था कि आपने क्यों किया, क्या लोगों का पैसा खाने के लिए किया या डुबाने के लिए किया? जो उठा और गिरा। नहीं, पवन खेड़ा ने उससे प्रदीप गुप्ता एक्सिस वाले से कहा ये कि, लेकिन कल दिलचस्प तरीके से ZTV ये पूछ रहा था बाकी टेलीविज़न चैनल से, आज तक से, बाकी सब से, कि आपने क्या ये किसी योजना के तहत, ये फिक्सिंग का लगता है ना साफ साफ सब कुछ कि आप, और ये सबसे बड़ी गजब की बात है कि हम सब सोचते हैं कि ये जो ढक जाए कुछ भी इस तरह से, मतलब हम ये चीन का गलवान हो गया तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है कि हम गलवान होने के बाद भी हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है बढ़ता ही है, 190% कैसे हो गया, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए, और वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता। मुझे सबसे बड़ी जो दिक्कत है उस जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से, वही है कि वो अभी भी जनादेश को मान नहीं रहे, बिल्कुल वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। अभी आप देखो कि इस समय इतने सारे लोग जो हैं अयोध्या के लोगों को गालियां दे रहे हैं। ये गजब का हमारा एक तरह का ना विकृतियाँ हमारे सामने आ रही हैं, और ये विकृति मैन्युफैक्चर्ड है। विकृति वहाँ जहाँ इसका सोर्स सबको पता है कहाँ से आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि मंदिर बन गया तब भी तुम लोगों ने जो है वहाँ के मंदिर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, जबकि अयोध्या के लोग कह रहे हैं हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई, तुमने हमको तबाह कर दिया। अयोध्या सिर्फ एक जरिया है तुम्हारे लिए व्यापार करने का, ये अयोध्या के लोग कह रहे हैं। और उन्होंने यह बात, आपको याद होगा, 90 के आसपास भी कही थी, जब वहाँ से CPI के मित्रसेन यादव जीते थे, जब ये पूरा विध्वंस अभियान चला रहे थे, उस वक्त भी अयोध्या के लोगों ने कहा था कि हमारी कीमत पर ये सब मत करो, तुम बाहर से आते हो और पूरी अयोध्या को तबाह कर देते हो, और अयोध्या का इस्तेमाल तुम करते हो बाहर के लोगों का कौन भात बनाने के लिए। तो अयोध्या एक बहुत प्रतीकात्मक संदेश है कि आप दरअसल, राम ने ही कहा है कि तुम, जो महुआ मोहित्र ने कहा कि नॉट इन माई नेम,
तो मेरे ये नाम भी- पर तुम ये नहीं कर सकते। और मतलब अगर इतना ही जय श्री राम करना तो फिर उसकी मर्जी मान के उसको स्वीकार तो करो जो प्रसाद जो- मिला है। जो बल्कि रामायण के एक दूसरे क्लिप्स को काट कर चलाया जा रहा है, जिसमें कि जब सीता के को वनवास में सीता को की अग्नि परीक्षा का जो वक्त है ना, उसमें राम ने जो कुछ कहा होगा उस वहाँ की जनता के लिए, या जनता ने जो उनको डिमांड किया होगा उसके लिए ना, तो उसका एक क्लिप काट कर उसको एक अधूरे तौर पे कहा जा रहा है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि राम कह रहे हैं कि जनता बहुत निर्दयी है और वो अपने राजा से उसकी प्राण तक मांग लेती है ना, अब उसकी परीक्षा देनी पड़ती है उसको ना। ये बड़ा ही नहीं, बनारस के लोगों को भी लोग कह रहे हैं जी 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 कि बनारस का भी इतना विकास कर दिया गया, लेकिन देखिए सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीता है। तो ये दरअसल लोग नहीं कह रहे हैं। थोड़ा कम विकास किया, थोड़ा सा और करते तो फिर 1.5 लाख भी ना ये मिलते। लोग अपूर्वा नहीं, जी, एक- ये लोग नहीं कह रहे हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल बनाती है जिससे हमें लगने लगता है कि सारे लोग कह रहे हैं। जी उसका एक प्रचार तंत्र है, और वह प्रचार तंत्र जुट जाता है जिससे आप इस आतंक में पड़ जाते हैं कि शायद सारे हिंदू ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इस बार जो जनादेश आया है वो हिंदुओं का भी जनादेश है, ऑफ कोर्स। वो बाकी किसी का नहीं है। और हिंदुओं की एक बड़ी आबादी ने, और इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि भारत की जो ग्रामीण आबादी है और भारत की जो गरीब लोगों की, मेहनतकश लोगों की आबादी है, उसने कहा हमें इस प्रकार की सरकार नहीं चाहिए। और भारत के जो सुविधा संपन्न लोग हैं वो इस सरकार के पक्ष में हैं। तो ये एक बहुत स्पष्ट दिखलाने वाला विभाजन कि असमानता का प्रश्न फिर केंद्र में आ गया है और समानता का संघर्ष फिर केंद्र में आ और वो भी साथ में कि ये बार बार ये, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो या मायावती भी कल कह रही थी कि मुसलमानों के कारण देखिए हमारा ये, गया। हेमंता ने कहा कि हम एक चुनाव विशेष धर्म में के- बार बार जो है उनको किस तरह से देखते हैं कि आप सिर्फ एक तरह के यूज़ एंड थ्रो की तरह एक वोट बैंक हैं या नहीं हैं। हम आपसे नफरत करके आपसे अब वोट मांगेंगे और फिर आपको गालियां देंगे। और दूसरा, मायावती कह रही हैं कि मुसलमानों के कारण देखिए हमारी जो है ख़त्म हो गई यूपी से। हाँ, तो ये अपने आप में एक है कि ये जो मुसलमान जो होना इस देश में, हाँ, लेकिन मुसलमानों की जो हमेशा चुनाव में भूमिका रही है, वो भूमिका रही क्या है? वो भूमिका ये, मुसलमानों ने कभी किसी मुसलमान दल को वोट नहीं दिया 1952 से लेकर आज तक। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, मुसलमानों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया, जनता पार्टी को। 77 के जनादेश में मुसलमानों का जनादेश भी था। 67 में जब कांग्रेस की सरकार कई जगह से गिरी, 6 या 7 राज्यों में, उसमें मुसलमानों का जनादेश भी था। समाजवादियों के जो संविध सरकारें बनी, मुसलमान उस जनादेश में शामिल थे। 1980 में भी मुसलमान शामिल थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह वाले में भी मुसलमान शामिल थे। तो मुसलमानों ने हमेशा उसी तरफ वोट दिया है जो देश जिधर की तरफ। ज़्यादा हिंदू दे रहे हैं। एक बात, और दूसरा देखिए वो जो कि भाजपा ने देश तो की क्लेम तरफ- किया है कि मुझे मुसलमानों का भी वोट मिला है। वो मिला होगा, लेकिन मुसलमान उसी तरफ वोट देते हैं जिस तरफ ज़्यादा हिंदू देते हैं। तो यह ध्यान रखने की बात है कि मुसलमानों का कोई भी जनादेश हिंदुओं के जनादेश से अलग नहीं है। अलग नहीं। पर इस जनादेश के बाद वो अदरिंग वाली जो कोई लर्निंग, अगर कोई उनको समझ सीख पड़ रही है, ऐसा दिखलाई अभी तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो नेता नहीं। फिर भी वही बात कर रहे हैं। उनके तेवरों में, उनकी भाषा में वो अभी भी एक तरह की अदरिंग है, नफरत है, डिस्डेन है। नहीं, वो कैसे बदलेगा? क्योंकि वो तो उनकी विचारधारा है जो कि नहीं, पर मुसलमान सवाल है कि जो विरोधी- जनादेश है वो शायद ये सोच के, वो इस समझ से है कि आपके लिए बहुत सारे लर्निंग्स हैं और आप क्या बोलते हैं, इन नए नियम शर्तों के साथ आप सरकार चला सकते हैं। तो वो जो नए नियम शर्त या जो एक तरह का चेक बैलेंस आ रहा है, वो वह एक सामान्य राजनीतिक अमल दल होता पर दिखे। लागू होगा। लेकिन आशीष नंदी की चेतावनी को अगर हम सुन लें, जो 1992-93 में उन्होंने दी थी, फिर 2002 में उन्होंने लिखा, फिर 2014 में उन्होंने दोहराया कि दरअसल नरेंद्र मोदी एक टेक्स्ट बुक फैसिस्ट है। तो एक टेक्स्ट बुक फैसिस्ट के हाथ में जब जनतांत्रिक प्रक्रिया आ जाती है तो वो उसको तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देता है। हिटलर भी जनतांत्रिक प्रक्रिया से आया था।
इस बात को सबको याद रखना चाहिए। नेतन्याहू भी जनतांत्रिक प्रक्रिया से आया है और अब लोग छटपटा रहे हैं उससे मुक्त होने के लिए, और वो मनमान इजराइल की जनता कह रही है युद्ध रोको, और वो युद्ध नहीं रोक रहा है। तो एक फैसिस्ट व्यक्ति जनादेश को कभी स्वीकार कर नहीं सकता, वो उसको मान नहीं सकता, वो उसको तोड़ मरोड़ कर समाप्त कर तो देगा। वो सबसे बड़ी चुनौती है इस जनादेश की, बिल्कुल। कि अगर हमको लगता है कि एक फांसीवादी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति के हाथ में अब एक कोएलिशन और एक तरह की माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगर रहेगी, तो वो किस तरह से उसको मैनिपुलेट करेगा या आगे कैसे उसको आगे लेकर जाएगा। इस चुनावी परिणाम को वेस्ट और यूरोप कैसे देखता होगा जो इस वक्त में, इससे क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेज निकलता है? अभी तक तो हमें बहुत विस्तृत कुछ बधाई संदेश इनको मिले हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन अभी उधर से विश्लेषण आना बाकी है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरी दुनिया अभी जिस तरह चल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं है। तो नेतन्याहू का समर्थन जिस प्रकार अमेरिका कर रहा है और यूरोप कर रहा है, उसके बाद हम यूरोप और अमेरिका से यह उम्मीद करें कि भारत में जनतंत्र के लिए उनको परवाह होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे चल सकता है, वह जो एक विश्व पूंजीवाद है, वो विश्व पूंजीवाद किसके सहारे बेहतर चलेगा, कौन भारत के सारे संसाधन मुहैया करा देगा आसानी से, और कौन उनकी जो उनका जो समीकरण है उस समीकरण में उनके साथ आने को खड़ा हो जाएगा। इसलिए जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे पिछले दिनों, तो जो बाइडेन ने उनको व्हाइट हाउस बुलाया और लोगों ने कहा कि शर्त यही थी कि आप व्हाइट हाउस बुला के डिनर दें और उसके बदले आप जो चाहें वो ले लें, क्योंकि उस डिनर की तस्वीरें भारत में बहुत ज़रूरी हैं नरेंद्र मोदी के लिए, कि वो डिनर की तस्वीर दिखलाएंगे, कहेंगे कि बाइडेन ने मुझको खाना खिलाया, और इससे वो समर्थन लेंगे। या एक और उसके बदले आप कुछ भी ले लीजिए उनसे। तो जब पूरी व्यवस्था ऐसी है तो हमें अब यूरोप और अमेरिका से प्रतिक्रिया क्या आ रही है, मतलब वो ज़रूर मतलब था कि वहाँ के लोग या वहाँ के अखबारें इस नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वो तो लिख रहे हैं। कॉर्बन ने कल ही एक बयान जारी किया है और कॉर्बन ने बधाई दी है भारत के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारत के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो कॉर्बन वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन, और लेकिन वहाँ जो सत्ताधारी दल है, वो सत्ताधारी दल या फ्रांस का जो सत्ताधारी दल है या अमेरिका का जो सत्ताधारी दल है, एक तो वो कहेंगे राजनयिक जो शिष्टताएं होती हैं, शिष्टाचार, वह है, लेकिन दूसरे हम जानते हैं कि एक तरह का कैलकुलेशन है कि, और उसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है, और उसमें जनता का क्या होगा उसकी भी कोई जगह नहीं है। आखिर फ़िलिस्तीन की परवाह किसको है? फ़िलिस्तीन में जनसंहार हो रहा है, हज़ारों हज़ार बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन बाइडेन कहते हैं मैं क्या करूं। युद्ध रुकवाया था हमारे, और हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि रमज़ान में हमने कहा था कि रोक दीजिए और आज मत मारो। हाँ, आज मत मारो, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी यह माने इस बातचीत के दौरान कि संभावनाएं खुली हैं, लेकिन जो इसका संदेश है वह संदेश यह है कि सोने का समय नहीं है। राहत है, लेकिन ये राहत खड़े होकर लड़ने की राहत है, और आपको एक लगातार चौकसी की ज़रूरत है। निश्चिंत होकर जश्न मनाने का वक्त कभी भी शायद नहीं आएगा जनतंत्र में, अभी तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो बीच में हम लोगों ने एक बार इस शब्द को इस्तेमाल किया था मानवाधिकार को लेकर के, हम लोग अपनी बात वहाँ पर लाके ख़त्म करें तो बेहतर होगा। जो अभी आपने कहा कि अगर संभावनाएं थोड़ी सी बनी हैं या हम लोगों को वापस फिर से थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है, तो वो मानवाधिकार के बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत अपनी राय, बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो मतलब मोदी जी के साथ बने ना बने, पर जो जेल में लोग हैं उनको छोड़ना ही चाहिए। 2 लोग तो अभी जेल से चुनाव जीत रहे हैं इनके साथ, तीसरे को 2 मुख्यमंत्री जेल में पड़े हुए हैं, बहुत सारे बाकी लोग जो कहीं के मंत्री संतरी नहीं हैं वो सब, बहुत सारे लोग, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी लोग हैं, वो जेल में हैं। वो एक बात है। ये जो बुलडोज़र घुमा के अपना बताना लगा कि जो कंगारू कोर्ट और इनके जो इंस्टेंट जस्टिस के नमूने हैं, ये सब मतलब
और पेगासस जो है, मतलब हर लेवल पे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि दरअसल आपराधिक है। हाँ, और उस आपराधिकता से हम कैसे बचें और वो एक लोकतंत्र बने रहते हुए वो अपने आप में सबसे बड़ा सबसे मतलब बिल्कुल जो जिसको बोलते हैं कि अर्जेंट जिसकी जो ज़रूरत है कि वो कम से कम ठीक हो। हाँ, अगर हम आखिर में इसको समझना चाहें तो वो ये है कि पूरा संविधान हमें एक अधिकार संपन्न व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है। हमारी गरिमा है, हमारे अधिकार हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि आपके अधिकार मेरी मर्ज़ी पर है। जनता किसी की पैदा की हुई नहीं है। राष्ट्र को भी हमने बनाया है, राज्य भी हमने बनाया है, और सरकार भी हम बनाते हैं। तो संप्रभुता आखिरकार हमारी है, और वह उस संप्रभुता का विचार लौटा है, और वह बिना मानवाधिकार के उन अधिकारों के जो संविधान में संरक्षित किए गए हैं, उन अधिकारों पर बार बार जोर देने के और कोई चारा नहीं है। यानी एक अधिकार युक्त इकाई के रूप में भारतीय व्यक्ति ने अपनी बात कह दी। तो फिर मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी बात आज तो यहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि जब ये सरकारें बन जाए तो फिर हम लोगों को दोबारा एक बार बैठनी चाहिए कि जो नई सरकार बनती है उसको हम लोग किस रूप में देखते हैं न, या उनसे हम लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं न। और वो मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक बात जो लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार को एक जनादेश मिला है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि इंडिया अगर जुड़ सकता है, अगर वो, मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग या और बाकी लोग भी अगर वो एक सिद्धांत मूल्य वैचारिक विचारधारा के प्लेटफॉर्म पे आके अगर जुड़ सकते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हम भारत को मोदी मुक्त कैसे करें। मुझे लगता है कि वो चांस लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से उसके नुकसान ज़्यादा हैं बजाय इसके कि, और वो उसके लिए जो कि जनादेश मेरे ख्याल से इस तरफ साफ साफ है कि उन्होंने मोदी को तो खारिज किया है, बीजेपी को उस तरह से खारिज किया है नहीं किया है। और इस बात को तो ये आर्टिकुलेशन जो है मैंने इसका पूरा जो जनादेश का मैंडेट का वो ये भी है कि ये वो सारे अवसर, वो सारे गुंजाइशें तलाशी जानी चाहिए कि जिसमें भारत में पहले भी कोalition सरकारें रहीं जो कि अच्छी चली हैं, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक न्याय हो, उनके हिसाब से कुछ नहीं भी चली हैं पर बहुत सारी चली भी, लंबे समय तक चलती रही। तो इतना बुरा नहीं हुआ है कि हम सोचें कि मिलीजुली सरकारों का हाँ, जैसे कि भारत ने जो है एकदम कोई अपने ऊपर ही खुद को वो कर लिया हो। तो वो संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए, क्योंकि अभी जब तक ये पूरा, और हम शायद अभी देखेंगे अगले 4-5-6 दिन में 10 दिन में कि ये बातें किस तरह से चलती हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर ये देखेंगे कि ये तो एक चलता रहेगा बार बार। ये अनिश्चितता बढ़ेगी, पर मेरे ख्याल से अनिश्चितता ये अच्छी है हमारे लोकतंत्र के लिए, बिल्कुल, कि वो एक तरह से खुद को ज़्यादा जिसमें लोग शामिल होकर एक तरह से उसको उनके बारे में फैसला हो सके। और मेरे ख्याल से भारत को एक रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी था। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि एक चुनाव का नतीजा ये है, मेरे ख्याल से ये भी है कि मणिपुर या कश्मीर या मिज़ोरम या गलवान लद्दाख के लोग जो हैं हमारा हिस्सा किस तरह से हैं या नहीं, और महसूस करते हैं कि नहीं करते कि वो उस तरह से हिस्सा है। मेरे कहने का मतलब कि इस चुनाव परिणाम के बहुआयामी संदेश हैं, इसलिए सभी पार्टियों को और सभी चुने हुए मेरे ख्याल से हर नागरिक को, और जो सबसे हमने जो एक बात नहीं की वो ये थी कि ये पॉलिटिशियंस, राजनीतिक दलों ने भी पूरी तरह से वो इस मौके पर पूरी तरह से अपने आप को वो उठ नहीं पाए। आप जनादेश कहीं एक तड़प में रह गया कि वो पूरी तरह से अपनी बात शायद कह भी नहीं पाया वो। और ये जो चुनाव था वो दरअसल 144 करोड़ लोग और नरेंद्र मोदी के बीच में था, और उन्होंने जो अपनी बात कही वो भी अभी बहुत फिल्टर होकर आई है, वो बहुत साफ तरह से सहजता से नहीं आई, थोड़ी सी घुटी हुई सी आवाज़ आई। हमें जो राहत मिली वो भी एक लगभग राहत है, लगभग जनादेश है, लगभग एक निर्णायक है, वो पूरी तरह से निर्णायक नहीं है वो।
और क्योंकि उसके पास वो जो चैनल्स थे वो उतने अवेलेबल, क्लियर, साफ साफ नहीं थे। मतलब कितनी जगहों पे हमने देखा कि वो एन वक्त पे कार्यकर्ता जो है वो आपका उम्मीदवार जो है वो विड्रॉ कर गया, कहीं पे आपके अपने लोगों ने ही एक दूसरे को नुकसान किया। तो अगर उन्हीं नंबर्स को जो जोड़ते चले जाएंगे तो शायद 50-60 सीटें 50-60 सीटें तो मतलब अप फॉर ग्रैब्स थी, मतलब इंडिया के लिए। तो वो भी एक बड़ा सवाल है कि जहाँ पे हम, तो ये एक बड़ी चुनौती है कि अब हर स्तर पे, पर उसने ये जरूर सेट कर दिया कि हम नए सिरे से अब चीज़ों को, अपने बातचीत को हम कैसे करेंगे आगे, हम नागरिकता को हम कैसे देखते हैं, संघीय ढांचे को कैसे देखते हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी भूमिका और प्रासंगिकता किस तरह की है, और ये उल जलूल तरह के जो फैसले ले लिए जाते हैं और उनको जनता पर लाद दिया जाता है, उस पर किस तरह का चेक बैलेंस लगाया जा सकता है। तो हम लोग अभी अपनी बातचीत को यहाँ स्थगित करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद हम सब मिलेंगे और देखेंगे कि ये दिशा क्या है, किस तरफ मुल्क जा रहा है, और क्या इस जनादेश ने जो करना चाहा था वह कर पा रहा है या नहीं। हम लोगों का यूट्यूब में आप देखिए, और सबस्टैक पे और पॉडकास्ट पर भी आप हमको सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो और लोगों के साथ साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए।